नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 74 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 74 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में भारत की प्रस्तावना को जाना जाता है, प्रियम्बल को जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत की देश की जो संविधान की प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है। तो अगर भारत देश की प्रस्तावना की बात करें तो हमारे देश में जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि जो भारत देश की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और अगर प्रस्तावना की बात करें, भाषा जो है वो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है। और अगर खाली प्रस्तावना की बात करें तो वो यूएसए अमेरिका से ली गई है। दोनों की दोनों बातें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय जो प्रस्तावना है भारत देश की उसमें कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है। तो उसमें तीन टाइप के जस्टिस की, तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो प्रस्तावना में तीन कौन कौन से न्याय की बात की गई है। तो इसमें जो है सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है और राजनीतिक न्याय की, मतलब अंग्रेजी में बोले तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब कि तीन प्रकार के जस्टिस की बात भारत देश की प्रस्तावना में होती है। इस बात को आपने याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर आप भी एचपीटेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और अपना टेट क्वालिफाई करना चाहते हो, चाहे हमसे क्लासेस लेना चाहते हो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, चाहे आप हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं 7876145409। हमारे पास वो पेड हैंड रिटन नोट्स आपके लिए अवेलेबल है जिससे हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षाओं को पास कर चुके हैं। अच्छा, मैंने बताया कि तीन प्रकार के जो है वो स्वतंत्रता की, तीन प्रकार के न्याय की बात, तीन प्रकार के जस्टिस की जो बात है वो प्रस्तावना में की गई है। अच्छा, मेरे मुंह से एक शब्द निकला था स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की फ्रीडम की बात जो है वो प्रस्तावना में की गई है। तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात हमारे देश के संविधान में की गई है। तो याद रखना है कि फ्रीडम कितने प्रकार का, तो 5 प्रकार की फ्रीडम। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और साथ में उपासना की स्वतंत्रता। तो ये आपको सारी की सारी याद रखना है। तो अभिव्यक्ति की, विचार की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात भारतीय संविधान में की गई है। ऑप्शन में हो सकता है कि कौन सा नहीं है, तो अभिव्यक्ति भी है, विचार भी है, विश्वास भी है, धर्म भी है और उपासना भी है। अच्छा, भारतीय संविधान में एक संविधान संशोधन होता है और वो संविधान संशोधन था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। अच्छा, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था उसमें संविधान में, उसके तहत संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ये था समाजवादी, था समाजवादी के अलावा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो 3 नए शब्द, तो 3 नए शब्द किसके तहत, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 याद रखना है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत, 1976 आप याद रखेंगे, 72 नहीं है, 76 के तहत 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा जाता है। अच्छा, जो भारत देश की जो प्रस्तावना है वो किससे जुड़ी है, वो किसका अंग है, तो वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला जो था 1973 का, उससे जुड़ी हुई है। तो केशवानंद भारती मामला किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका भारत की प्रस्तावना से। और भारत की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान को लचीला और कठोर दोनों रूप से बताती है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ऑप्शन में दिया है प्रस्तावना हमारा हो गया। अच्छा, ऑप्शन में दिया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में या भाग 4 के क में आते हैं और 51 का ए, आर्टिकल नंबर 51 का है और भाग पार्ट कौन सा, पार्ट 4 का ए में आता है। इस बात को आपने याद रखना है। और जो फंडामेंटल जो राइट्स है, ड्यूटीज है, वो कहाँ से ली गई है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो मौलिक कर्तव्य जो है, जिसको आप मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को, ये रूस देश के संविधान के यूएसआर जो है उससे ली गई है। उसी प्रकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 32 जिसमें 5 प्रकार की रिट की बात की गई है। यहाँ से भी बहुत डिटेल से इस क्वेश्चन को भी पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन परीक्षाओं में
पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के लिए दिया। तो जो करो या मरो का जो नारा महात्मा गांधी ने दिया था वो किस आंदोलन के दौरान दिया था। तो करो या मरो का जो नारा दिया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कल के लिए ये भी पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, या क्वेश्चन ये भी आया है कि किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक नारा दिया, डू एंड डाई। और देखिए, इसको अगस्त आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑप्शन में दिया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। भैया असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है। लेकिन इसके पश्चात क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी के गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 को एक घटना होती है जिसको बोलते हैं चोरा चोरी की घटना। तो चोरा चोरी की घटना बहुत बार परीक्षा में आई है। कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को हुई थी। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो 4 फरवरी 1922 को जो है वो क्या हुई थी? चोरा चोरी की घटना हुई थी। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने आघात होकर जैसे ही उन्होंने 1 अगस्त 1920 को चलाया था, लेकिन 12 फरवरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को? तो ये लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन में तो भैया यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी दिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत डांडी मार्च से हुई थी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक एक यात्रा शुरू की, जो कि 12 मार्च को शुरू की और ये 24 दिन की यात्रा थी। और 6 अप्रैल को ये जो है वो दांडी पहुंचे और यहाँ पर नमक कानून को इन्होंने तोड़ा। तो यहीं से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हो गई थी? 12 मार्च 1930 को हो गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। और दांडी के लिए अपने साथ ही 78 अनुयायियों को साथ में ले गए थे महात्मा गांधी जी। ऐसे बात को आपने याद रखना है। तो करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया, क्या इसके अलावा भी इन्होंने कोई नारा दिया? जी हाँ, इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, हे राम। सीधा क्वेश्चन आता है कि हे राम का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी। और एक नारा दिया इन्होंने, भारत छोड़ो। तो ये सारे नारे महात्मा गांधी ने दिया। अच्छा, कुछ नारे ऐसे हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। ये नारे किसने दिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। और एक नारा था जय हिंद। ये नारे एक ही व्यक्ति ने दिया, जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सभी नारे दिए गए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये भी आपको याद रखने हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा, एक नारा था जो बेहतरीन नारा है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो दिया था जय प्रकाश नारायण। किसने दिया था? जय प्रकाश नारायण। और एक नारा था जय जगत नारा दिया था विनोबा भावे। किसने दिया था? विनोबा भावे। तो ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। इसलिए आप एक एक चीज़ को याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अगर बात करें दीन ए इलाही की, तो दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में की गई थी। अच्छा, किसने की? मैंने पहले ही बोल दिया। तो दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में किसने की? अकबर के द्वारा। ऐसे मुग़ल बादशाह जो अनपढ़ थे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में आया है, तो वो अकबर थे। और इनके द्वारा ही दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। दीन ए इलाही सभी धर्मों के लिए समान रूप से बनाया गया था और जिसका अर्थ है ईश्वर का धर्म। दीन ए इलाही का जो मतलब होता है वो क्या था? ईश्वर का धर्म था। अब अगर अकबर की बात करें, इन्होंने बहुत सारे महान कार्य किए थे। अब इन्होंने 1556 में भी कुछ किया होगा। तो इनके द्वारा 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध इन्होंने लड़ा वो हेमू के साथ। किसके साथ लड़ा भाई? हेमू के साथ लड़ा। इसके अलावा हेमू को इसने इस युद्ध में हराया। इसके बाद इन्होंने एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, दातीज। ट्रिक का नाम क्या है? दातीज। दा से है दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत। तो दास प्रथा का अंत किया था इन्होंने 1963 में। उसके बाद है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी इन्होंने कब? 1962 में किया था इन्होंने दास प्रथा का अंत। 1562 में दास प्रथा का अंत। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563
और ज से जजिया, जजिया कर की समाप्ति की थी 1564। तो ये 1500 वाला आपको याद रखना है, मैंने 1900 बता दिया था, गलती से माफ़ी चाहूँगा। तो 1562 में अकबर ने किया था दास प्रथा का अंत। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी 1563 पे, और अकबर ने जजिया कर की समाप्ति की थी 1564 में। तो ट्रिक है दातीज। तो दातीज ट्रिक से आपको पता लग जाएगा दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति और जजिया कर की समाप्ति। अच्छा, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का जो है वो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, आगरा का किला बनवाया, आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा भी अकबर ने ही बनाया था, और इलाहाबाद का जो किला है वो भी अकबर साहब के द्वारा ही बनाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फतेहपुर सीकरी को अकबर के द्वारा 1571 में अपनी राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन एक बार आया था कि इबादत खाने को किसने बनाया था, तो इबादत खाने को 1575 के आसपास अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वेयर इज द परमानेंट हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस यूएनओ सिचुएटेड, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी कार्यालय कहाँ पर है। देखिए, अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएनओ की, तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये नीदरलैंड के हेग में। इस बार नीदरलैंड ना देकर पेपर में द हेग दिया हुआ था, तो द हेग ये कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में है। यहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका क्या है, मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस जो होता है, आईसीजे जो होता है, यहाँ पर दो अंतर्राष्ट्रीय जो देश होते हैं उनके मसलों को सुलझाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है यहाँ पर कितने न्यायाधीश होते हैं, तो यहाँ पर 15 न्यायाधीश होते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर 15 न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है, तो न्यायालय की भाषा कौन कौन सी होती है, तो फ्रेंच व अंग्रेजी। फ्रेंच व अंग्रेजी जो है वो क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा होती है। और एक बार पूछा गया था गणपूर्ति कितनी होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, गणपूर्ति बोले तो कोरम की, जब तक टोटल जज 15 होते हैं, जब तक इतने जज नहीं आएंगे तब तक कार्रवाई शुरू नहीं होगी, तो उसको कोरम बोलते हैं। तो कोरम होता है 9 जज। मान लो कि 15 में से 9 जज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं पहुँचे, तो तब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई शुरू नहीं होगी। इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन परीक्षा में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कोरम तो 9 जज है, आप ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत से भी कोई चीफ जस्टिस रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश और एकमात्र, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश एक ही रहने रहे हैं आज तक। एक ही न्यायाधीश तो बहुत रहे हैं, न्यायाधीश तो वर्तमान में भी है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो है वो एक ही रहा है, उनका नाम है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। तो याद रखना है, डॉक्टर नगेंद्र सिंह क्या है, भारत के ऐसे व्यक्ति है जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एकमात्र मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इस बात को, इस नाम को आपने भूलना नहीं है, टेट परीक्षाओं में ये नाम देखने को मिल सकता है। अच्छा, पहले न्यायाधीश, अगर खाली न्यायाधीश पूछेगा, मुख्य न्यायाधीश तो एक ही रहा है नगेंद्र सिंह, वो है वेनेगल रामाराव। कौन है, वेनेगल रामाराव। तो वेनेगल रामाराव एकमात्र जो है वो पहले न्यायाधीश है, और एकमात्र मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नगेंद्र सिंह है। लेकिन वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो है वो कौन है, दलबीर भंडारी। तो दलबीर भंडारी जो है वो क्या है, वो वर्तमान में न्यायाधीश है, जज है। कहाँ पर, आपके कहाँ पर, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में यूएनओ के अध्यक्ष के रूप में कौन काम कर रहे, तो है एंटोनियो गुटेरस। कौन है, एंटोनियो गुटेरस। तो एंटोनियो गुटेरस जो है वो क्या है, पहले एंटोनियो गुटेरस जो है वो अध्यक्ष है। वर्तमान में किसके महासचिव है, वर्तमान में किसके, आपके यूएनओ के। तो और महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, और एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में प्रमुख है संयुक्त राष्ट्र संघ के। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था। तो गुप्त साम्राज्य था, उसमें प्रांतों को जो है वो भुक्ति कहा जाता था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, प्रांतों को तो भुक्ति कहा जाता था, इस बात को तो आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ गए कि प्रांतों को सर भुक्ति कहा जाता था। लेकिन आप ये बताइए कि जो गुप्त साम्राज्य था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है वो
श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। अगर श्रीगुप्त की बात करें तो ये गुप्त साम्राज्य के ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे पहले महाराजा की उपाधि को धारण किया था। तो महाराजा की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त वंश के ऐसे राजा जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण की थी वो की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके द्वारा क्या किया गया था। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, जो कि गुप्त वंश के शासक थे, क्या नाम था इनका? चंद्रगुप्त प्रथम। इनके द्वारा क्या किया गया था? तो अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना, गुप्त संवत की शुरुआत। तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम। और इन्हीं के द्वारा महाराजा धीराज की जो उपाधि है उसको भी धारण किया गया था। इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, सुना होगा आपने एक नाम समुद्रगुप्त। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत उठ जाते हैं। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त के बारे में, ये जो है वो गुप्त वंश के एक शक्तिशाली राजा थे और इन्होंने जो है वो उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण के 12 राजाओं को हराया था। इस बात को आपने याद रखना है। और ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं विजयों के कारण इनको भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इनकी विजय के कारण किसने कहा? वीए स्मिथ। तो वीए स्मिथ को भारत का नेपोलियन कहा गया था। इस बात को आपने याद रखना। और भैया, इनके जो दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, उनका नाम था हरिशेन। हरिशेन। तो हरिशेन किस गुप्त साम्राज्य के राजा के दरबारी कवि थे? तो ये जो है वो जो समुद्रगुप्त थे उनके दरबारी कवि थे। और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इस बात को आपने याद रखना क्योंकि उनके सिक्कों पर उनका चित्र बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। तो ऐसे गुप्त वंश के राजा जिनको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है सिक्कों पर, तो वो सिक्कों पर अंकित किया गया है, तो है समुद्रगुप्त। इस बात को आपने याद रखना है। तो आज के लिए ऐसे क्वेश्चन से हम इतना ही देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर विश्व वेटलैंड दिवस की बात करें तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली है कि विश्व वेटलैंड दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब भैया, अगर वेटलैंड साइट्स की बात करें तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और पहला जो रामसर सम्मेलन हुआ था, इसको रामसर डे के नाम से भी जाना जाता है। और पहला जो रामसर सम्मेलन हुआ था, जो फर्स्ट वेटलैंड जो ट्रीटी हुई थी वो कब हुई थी? तो पहला जो रामसर सम्मेलन होता है, रामसर जो समिट होती है पहली, वो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में होती है। और भैया, अगर रामसर की बात करें तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे सीवी रमणा की याद में 28 फरवरी को मनाया जाता है। सर, ये क्या आपको पता है? जी हाँ, बिल्कुल पता है, बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप ये बताइए कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण डे जो है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि आप ये बताइए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यूनेस्को डे कब होता है? तो यूनेस्को डे आपका 18 अप्रैल को होता है। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आप ये बताइए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे, तो वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अच्छा, कॉमनवेल्थ डे कब होता है? ये क्वेश्चन टेट में आ चुका है। तो कॉमनवेल्थ डे 24 मई को होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर में आया है। अब क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन आया था कि आप ये बताइए कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ब्लड डोनर्स डे
14 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और जो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो कब मनाया जाता है, या ओलंपिक दिवस, तो ओलंपिक दिवस एक बार टेट में आया तो 23 जून को ओलंपिक दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन की वर्ष 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। अगर एग्जैक्ट बोलूँ तो 4 मार्च 1951 को भारत में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन होता है। और 1982 में पुनः भारत ने इन खेलों की मेज़बानी की थी। इस बात को आपने याद रखना। पहले 1951 में प्रथम एशियाई खेल, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर कहाँ पर होता है, ये दोबारा जो है वो 1982 में होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एशियाई खेलों का जो प्रतीक चिन्ह है वो चमकता हुआ सूरज है। जो चमकता हुआ सूरज किसका प्रतीक चिन्ह है? और 2026 में जो एशियाई खेल होंगे वो जापान में होंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 2026 में कहाँ होंगे? जापान में होंगे। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में एक नारा एक नाम जरूर लिखिए एक बार। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।